Hello, welcome to all students of Acharya, first semester, first and those students who related the Indian history. मैं आचार्य फर्स्ट भोट इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास दूसरा पेपर लेने वाले छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने आपको वैदिक काल के बारे में संक्षिप्त इतिहास विवरण दिया था। साथ ही साथ हमने ऋग्वेद काल की सामाजिक दशा भी यहाँ पर हाईलाइट की थी। तो आज हम ऋग्वेद काल की बची हुई 3 दशाओं का उल्लेख करेंगे, जिसमें आपका राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा और धार्मिक दशा आप समझेंगे और पढ़ेंगे। हम ये हिंदी माध्यम से आचार्य फर्स्ट भोट इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास दूसरा पेपर के रूप में लेने वाले छात्रों के लिए इस वजह से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे छात्र हिंदी मीडियम में ही हैं, मतलब उनका पढ़ने का जो माध्यम है वो हिंदी मीडियम है। तो अब हम सीधे शीर्षक पर आते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ऋग्वैदिक एरा, अर्थात ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक दशा। यहाँ हम जैसा कि पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि ऋग्वेद काल का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। तो उसी दौरान हम ये जानेंगे कि उस समय का राजनीतिक दर्शन क्या था, अर्थात शासन संचालन की व्यवस्था क्या थी, कैसे राज्य का संचालन होता था। इसके लिए यदि आप समकालीन स्रोतों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ऋग्वेद काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो 10 अध्याय हैं उसमें से एक चौथा अध्याय है जिसमें राजनीतिक दशा का ठीक से उल्लेख मिलता है। और जबकि हम दूसरे हिस्टोरियंस का जैसे अध्ययन करेंगे तो साथ ही साथ बताएंगे कि यहाँ ऐसी व्यवस्था थी और इसके समर्थक कौन कौन से इतिहासकार हैं। तो अब हम सीधे आते हैं राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक दशा इनकी कैसी थी, कबायली रूप में थी। अर्थात ये जो ऋग्वेद काल में लोग थे वो कबायली के रूप में, ग्रुप में, समूह के रूप में रहते थे और जिन्हें हम खानाबदोश भी बोल सकते हैं। खानाबदोश उसे बोलते हैं जिनके रहने का एक निश्चित स्थान नहीं होता है। तो राजनीतिक दशा के अंतर्गत जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि कबायली राज व्यवस्था कैसी थी, कबायली, मतलब ये
समूह के रूप में रहते, कबीले के रूप में रहते थे। तो इस वजह से इस राजनीतिक व्यवस्था को हम उस समय की कबायली राज व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के नाम से भी जानते थे। इसमें हम जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति होता था जो आज के समय में हम राजा के रूप में जानते थे। किसके रूप में? राजा के रूप में, किंग। ठीक है, यहाँ हम सम्राट इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि वो छोटे छोटे क्षेत्र के अधिकारी होते थे। और ऋग्वेद काल के हम ऐतिहासिक ग्रंथों का उल्लेख करें तो हम ये पाएंगे कि राजा के लिए ऋग्वेद काल में राजन शब्द का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? राजन शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद काल में। ठीक है, मतलब राजा को ऋग्वेद काल में राजन कहा जाता था। और क्योंकि ऋग्वेद काल की जो व्यवस्था थी, एक संस्कृति अपने अस्तित्व में आई थी और आगे बढ़ रही थी, प्रारंभिक अवस्था में थी, तो इस वजह से यहाँ हम कुछ मूलभूत अंतर देखेंगे। जैसे कि राजा उस समय कैसा होता था? एक निर्वाचित राजा, निर्वाचित राजा, अर्थात सीधे सीधे हम ये कहें कि राजा उस समय कैसा होता था? निर्वाचित, चयन होता था। मतलब उस समय राजतंत्र, मतलब राजा का ही शासन होगा, वो ठीक था, लेकिन राजा को सीधे सीधे उस समय की जनता चुनती थी, जिसे जन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जन। वो राजा का चयन करती थी। तो राजा का चयन किस रूप में होता था? तो इसके लिए सबसे पहले एक सभा हुई, ठीक, मीटिंग या असेंबली। तो सभा उस समय की इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सबसे प्रमुख संस्था होती थी। तो एक सभा हुई लोगों की और उन्होंने वोट देकर, अपना मत देकर एक समिति का गठन किया। किसका गठन किया? समिति, जिसे हम काउंसिल बोल सकते हैं। ओके, समिति का गठन किया और ये समिति ही ऋग्वेद काल में ऋग्वेदिक काल में राजा का चयन करती थी, राजा को चुनती थी। मतलब सीधा हुआ कि लोगों की एक सभा होती थी जो प्रमुख संस्था मानी जाती थी और सभा कुछ सदस्यों को चुनती थी और वो सदस्य एक ग्रुप या समूह के रूप में सामने आते थे और उसी को समिति बोला जाता था। और ये समिति ही ऋग्वेद काल में राजा का चयन करती थी। मतलब समिति जिसे चाहती थी उसी को राजा बना देती थी बहुमत के आधार पर। तो यहाँ हम ये देखेंगे ऋग्वेद काल हमारी जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं में से एक है, वहाँ भी उस समय लोकतंत्र था और इस लोकतंत्र व्यवस्था के आधार पर ही राजा का चयन होता था। इस चीज को हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। राजा की सहायता के लिए जो विशेष संगठन होता था ऋग्वेद काल में या ऋग्वैदिक काल में, उसे हम सभा और समिति बोलते थे। सभा नंबर फर्स्ट होती थी जो सबसे ताकतवर होती थी क्योंकि यह समिति का चयन करती थी और समिति से ही हमारा राजा बनता था।
तो उस समय राजा की सहायता के लिए या राज व्यवस्था के संचालन के लिए सभा और समिति दो प्रमुख संगठन होते थे। जैसा कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध इतिहासकार रोमनाथ थापर अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पेंगुइन प्रेस नई दिल्ली से 1966 अर्थात 1966 में पब्लिश हुई है, वो इस किताब में इन सभा और समिति का विस्तार से उल्लेख करती है। मतलब सभा और समिति क्या थी। इनकी सहायता के लिए एक और उस समय प्रमुख संस्था होती थी जिसे हम वेदत्त के रूप में ऋग्वेद में देखते हैं। किसके रूप में? वेदत्त। वेदत्त एक विद्वानों की वेदत्त क्या होता था? विद्वानों का एक संगठन। ठीक है, एक ग्रुप या समूह संगठन होता था विद्वानों को, जो राजा को महत्वपूर्ण कार्यों में अपना परामर्श या सलाह देते थे। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं, वेदत्त संगठन राजा को महत्वपूर्ण मामलों में अपनी सलाह या परामर्श देता था। मतलब क्या देता था? परामर्श, सलाह कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए या हम इसके समर्थन में हैं। आ रहा है समझ? तो ये राज व्यवस्था के अंतर्गत राजा निर्वाचित होता था और उसकी दो प्रमुख उस समय संस्था होती थी जिसे सभा और समिति के रूप में जानते थे। सभा को प्रमुख संस्था इस वजह से माना गया है क्योंकि सभा ही समिति का चयन करती थी और फिर समिति से राजा का चयन होता था। साथ ही साथ तीसरी और महत्वपूर्ण एक संस्था थी जिसे हम वेदत्त के नाम से जानते हैं। ये एक विद्वानों का संगठन होता था जो राजा को महत्वपूर्ण कार्यों के ठीक से संपादन करने के लिए अपना विचार या सलाह देता था। इसी राजनीतिक व्यवस्था के तहत ही हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। राजा के लिए गोप्ता शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? गोप्ता, राजा के लिए। और ये गोप्ता का मतलब हुआ अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला। गोप्ता का मतलब यह हुआ अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। ओके, राइट। और राजा को धार्मिक कार्यों में जो सहायता देता था उसे हम ऋग्वेद काल में पुरोहित बोलते थे। पुरोहित, ये मतलब एक प्रमुख अधिकारी।
मतलब पुरोहित जो धार्मिक कार्यों में राजा को सहायता प्रदान करता था। तो उसमें क्या बोला गया है ऋग्वेद काल में आपका? पुरोहित। मतलब ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, पुरोहित का उल्लेख मिलता है। आ रहा है समझ में? इसी व्यवस्था के तहत हम आगे देखेंगे कि यहाँ ऋग्वेद काल में एक सेनानी शब्द का उल्लेख हुआ है। सेनानी मतलब सेनानी ये उस समय की व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष करते थे। मतलब व्यवस्था ठीक से चलती रहे, इनकी बनी हुई, कोई उसमें विवाद ना हो, इसके लिए इन्हें दूसरों से झगड़ा या संघर्ष या युद्ध भी करना पड़ता था। उसी को हम सेनानी बोलते थे। और जब ये अपनी व्यवस्था को ठीक से संभालने लगे तो उस समय का राजनीतिक संगठन एक तरह से व्यवस्थित होने लगा था। यहाँ विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है, जनता या प्रजा राजा को स्वेच्छा से कर मतलब टैक्स या लगान देती थी। मतलब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू ये था कि उस समय की जो प्रजा या जनता होती थी वो अपने राजा को अपनी इच्छा से टैक्स देती थी राज्य व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए। क्योंकि कोई व्यवस्था चलाते हैं तो उसके लिए धन या कहें मनी की जरूरत हमेशा ही होती है। तो यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है, आज के समय में टैक्स देने वाले कोई पर्टिकुलर या व्यवस्थित रूप से उस समय नियम नहीं थे। तो और राजा किसी को बाध्य नहीं कर सकता था कि तुम्हारी इतनी आय है तो इतना टैक्स दोगे, इतना कर दोगे। मतलब जनता अपनी स्वेच्छा से राजा को देती थी, चाहे तो दे और न चाहे तो ना दे। जबकि आज के समय में एक बिल्कुल स्पष्ट नियम बना दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के हिसाब से इतना टैक्स देगा या लगान देगा देश की व्यवस्था चलाने के लिए। तो उस समय ये स्वेच्छा से दी, बहुत बड़ा पहलू था उस समय, क्योंकि व्यवस्था डेवलप हो रही थी। तो व्यवस्थित नियम उस समय नहीं बनाए गए थे इस व्यवस्था से संबंधित। और इसी के तहत यदि हम एक प्रसिद्ध पुस्तक का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इसमें R.S. शर्मा की एक पुस्तक लुकिंग फॉर द आर्यन ओरिएंट लॉन्गमैन प्रेस से पब्लिश 1995 में हुई है। उसमें भी इस का उल्लेख मिलता है कि टैक्स के या कर अदा करने के कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। अरे समझे? अब इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और चर्चा करेंगे। वो आपका ये है कि ऋग्वेद काल में एक ग्रामीणी शब्द का उल्लेख मिलता है। अर्थात इनका पहले काम
कैसा होता था, उधर गए, उधर स्थापित होने के लिए अपना झगड़ा कर लिया, जैसे कि सेनापति के सेनानी के रूप में, और अपनी व्यवस्था बनाए रखते थे। लेकिन जब वहाँ व्यवस्था व्यवस्थित हो गई तो यही ग्रामीणी गांव का प्रधान बन गया। व्यवस्था व्यवस्थित होने के बाद इस ग्रामीणी को गांव का मुखिया या प्रधान माना गया। क्या हुआ? ग्रामीणी को ही गांव का प्रधान या मुखिया माना गया। ऐसे हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो अपने प्रारंभिक चरण में थी, लेकिन उसमें जो गांव होता था एक सबसे छोटी इकाई होती थी उस व्यवस्था की, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी, और राजा सबसे बड़ी इकाई होती थी। और ये था आपकी ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ओके, अब हम ऋग्वैदिक काल की एक नई दशा के अध्ययन की तरफ बढ़ेंगे। वो है ऋग्वेद काल की इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक मतलब आर्थिक दशा कैसी थी उस समय की। तो इस चीज को आप ठीक से जानेंगे कि ऋग्वेद काल की आर्थिक दशा क्या थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हम बोलेंगे कि ये जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, गांव आधारित सभ्यता, गांव आधारित सभ्यता। ओके, मतलब ये गांव की सभ्यता थी। जैसा कि आप जानते हैं गांव में क्या होता है, पशुपालन और खेती। व्यापार तो बड़े बड़े जो नगर होते हैं वहीं से होता है। तो गांव आधारित सभ्यता थी, ठीक है। तो इसलिए लोग पशुपालन तथा खेती करते थे। ओके, तो यहाँ देखेंगे उस समय के लोग अपनी जीवन यापन करने के लिए या अपनी दिनचर्या चलाने के लिए पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन और खेती करते थे। ओके, पशुपालन में ऋग्वैदिक काल में जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है जिसे लोग पालते थे वो क्या पालते थे? गाय। मतलब ऋग्वैदिक काल में गाय का लोग पालन करते थे। गाय एक ऐसा जानवर है जो अच्छा और पौष्टिक दूध भी देता है और उससे जन्म लेने वाला बच्चा, जिसे हम बछड़ा बोलते हैं, वो आगे चलकर अच्छा वैल बनता है, ऑक्स बनता है, जिसका काम हल जोतने में किया जाता था। तो ऋग्वेद काल में पशुपालन होता था और पशुपालन के अंतर्गत लोग गाय को पालते थे और खेती करते थे। ठीक है, आज के समय ऐसा नहीं है कि खेती बड़े पैमाने पर होती थी, छोटे छोटे रूप में खेती होती थी, क्योंकि लोग एक जगह व्यवस्थित नहीं थे और टूल्स नहीं थे। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ऋग्वैदिक
काल में लोग लोहा से अनजान थे। मतलब ऋग्वेद काल में लोग लोहा जो एक धातु होती है उससे नहीं जानकारी रखते थे, मतलब लोहा की उन्हें जानकारी नहीं थी। तो आपका उस समय के लोग तांबा और कांसा, ये दो धातु को उपयोग में लाते थे। तो इस स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हो तांबा और कांसा लोहा की तुलना में काफ़ी कम हार्ड या कठोर होता है। इसलिए खेती में ये टूल्स होते थे, लकड़ी के होते थे उपकरण, तो बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती थी। ओके, इस व्यवस्था के अंतर्गत आगे आप देखेंगे कि कुछ लोग दस्तकारी का काम करते थे, दस्तकारी का कार्य करते थे। मतलब कुछ लोग हाथ से सामान बनाते थे, मतलब सभी खेती नहीं करते थे। जिनमें बर्तन बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? कुम्हार। ठीक है, कुंभकार, मतलब ये मिट्टी के बर्तन बनाता था। और जुलाहा, मतलब जुलाहा को बोलते हैं कपड़ा बनाने वाला, कपड़े बुनने वाला। ओके, क्या? कपड़े बुनने वाला, जुल्हा। और इसके बाद एक और उस समय जो हमें उल्लेख मिलता है वो आप देखेंगे, लकड़ी का सामान बनाने वाला, कारपेंटर, जिसे हम हिंदी में वड़ई के नाम से जानते हैं। ये दस्तकारी का भी कार्य करते थे। जैसा कि प्रसिद्ध पुस्तक आर.एस. शर्मा की है आपकी पर्सपेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन का उल्लेख मिलता है। और यहाँ हम दोबारा बताना चाहेंगे, ये आर.एस. शर्मा, जिनका पूरा नाम प्रोफेसर राम शरण शर्मा है, ये प्रोफेसर इमर्टस थे। तो इन्होंने काफ़ी शोध के बाद एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पुस्तक को लिखा है। इसमें इसका अच्छे से उल्लेख मिलता है। यदि हम पुरातात्विक संबंधी स्रोत के बारे में जाएंगे तो उससे भी उस समय की आर्थिक दशा का उल्लेख मिलेगा। ये हरियाणा के भगवानपुरा नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्य से हमें इस काल की आर्थिक दशा का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। मतलब ये हुआ, हरियाणा में एक जो राज्य है, राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर, वहाँ भगवानपुरा नामक स्थान है, वहाँ उत्खनन हुआ और वहाँ जो हमें साक्ष्य मिले वो साक्ष्य भी लगभग से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के हैं।
और यहाँ से हमें जो मिलते हैं सबूत, तो कच्चे मकान तथा बर्तन। आ रहा है समझ में? मतलब भगवानपुरा से जो हमें साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक संबंधी, उससे हमें समय का जो निर्धारण हुआ है कार्बन 14 के अनुसार, तो उसका समय 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। और यही काल लगभग ऋग्वेद काल का भी माना गया है। तो यहाँ से जो हमें उत्खनन हुआ है, वहाँ से एक 13 रूम वाला हाउस या 13 कमरे वाला घर तथा मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मौजूद हुए हैं या मिले हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि उस समय के लोग कच्चे मकानों में रहते थे तथा उपयोग में मिट्टी के बर्तन लाते थे। इस आर्थिक दशा के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर अभी बाकी है, वो आप पढ़ेंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब सामान की अदला बदली। अदला बदली मतलब उस समय क्या था, कोई करेंसी नहीं थी। ऋग्वेद काल में हमें कोई ऐसा अभी तक एविडेंस नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला, जिससे कि ये सिद्ध किया जा सके कि ऋग्वेद काल में लोग मुद्रा का उपयोग करते थे। मतलब उस समय कोई मुद्रा या सिक्का प्रचलन में नहीं था। प्रचलन में नहीं था। आ रहा है समझ में? क्या नहीं था? उस समय कोई मुद्रा अपने अस्तित्व में नहीं था, इसलिए लोग वस्तु विनिमय को उपयोग में लाते थे, मतलब सामान की अदला बदली। इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि उस समय यदि किसी के घर में या खेत में अनाज ज़्यादा हो गया और दूसरे के खेत में सब्जी ज़्यादा हो गई, तो उससे आपने सब्जी ले ली और अपना अनाज दे दिया क्योंकि आपके खेत में अनाज ज़्यादा हुआ है। या किसी के घर में दूध होता है और किसी के घर में कोई दूसरा सामान है, तो एक्सचेंज करते थे, मतलब अदला बदली। तो ऐसी स्थिति में सामान के लिए उस समय मुद्रा अपने अस्तित्व या प्रचलन में नहीं थी। और इससे संबंधित एक और हमें डिटेल मिलता है। उस पुस्तक का नाम है M देशपांडे ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है जेनेसिस ऑफ ऋग्वेदिक रीस्टोरिंग अ हिस्टोरिकल एंड सोशियोलिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन। ये पुस्तक 1978 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें भी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया गया है, मतलब सर्वेक्षण किया गया है कि उस समय की आर्थिक दशा किस प्रकार की थी। और यहाँ एक और प्रसिद्ध जो पुस्तक है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बता रहे हैं, तो उससे संबंधित है एक BM मैसन ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है द ब्रॉन्ज एज। क्या है? द ब्रॉन्ज एज इन खुरासान एंड ट्रांसऑक्सियाना। ये किताब आपकी 1992 में पब्लिश हुई है। इससे ये पता चलता है कि उस समय के जो उपकरण बनाए गए थे खेती करने के लिए, वो लोहा के नहीं थे। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक दशा
पूर्ण रूप से गांव आधारित थी, क्योंकि उस समय का समाज अपने फर्स्ट स्टेज या प्रथम अवस्था में था। तो लोग अपने गांव में पशुपालन और खेती करते थे। पशुपालन में गाय को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता था, और उस समय कुछ लोग हाथ से भी काम बनाते थे, जैसे कपड़े बनाएगा उसे जुलाहा बोला जाएगा, और बर्तन बनाएगा उसे कुम्हार बोला जाएगा। इसी प्रकार लकड़ी के काम को करने वाला कारपेंटर या बढ़ई कहा जाता था। इस काल के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि उस समय हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय था, अर्थात सामान की उस समय अदला बदली होती थी, क्योंकि उस समय हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है उस समय का जिससे कि ये सिद्ध किया जा सके कि उस समय मुद्रा अपने अस्तित्व में थी। तो इस हिसाब से सामान की अदला बदली होती थी। इसी को हम वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं। और वस्तु विनिमय क्या होता था वो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही है। और इसी के साथ साथ यहाँ हमने यह देखा कि कुछ हमें पुरातात्विक संबंधी स्रोत मिले हैं जिन्हें हम हरियाणा राज्य के भगवानपुरा नामक स्थान से प्राप्त कर सके हैं। वहाँ से जो हमें रॉ मटेरियल मिला उसका हमने कार्बन 14 के अनुसार उसकी तारीख निश्चित की, तो उसके अनुसार पता चला कि 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में ये व्यवस्था मौजूद थी। और वहाँ से हमें भगवानपुरा से 13 कमरे वाला कच्चा मकान और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस समय के लोग अपने उपयोग में कच्चे मकान तथा मिट्टी के बर्तन लाते थे। अब हम ऋग्वेद काल के अंतर्गत ही एक नए बिंदु की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बिंदु आपका होगा रिलीजियस कंडीशन ऑफ ऋग्वैदिक एरा, अर्थात ऋग्वेद काल की धार्मिक दशा। क्या ऋग्वेद काल की धार्मिक दशा मतलब उस समय का धर्म दर्शन क्या था, इस संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम समकालीन साक्ष्यों का अध्ययन करें तो हमें मालूम होता है कि ऋग्वेद काल में लोग धार्मिक स्वभाव के धार्मिक स्वभाव के अधिक थे। कैसे थे? धार्मिक स्वभाव के थे, मतलब पूजा पाठ करने में ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आ रहा है समझ में? ओके। यहाँ हम और भी देखेंगे पॉइंट कि धार्मिक कार्यों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व किसका होता था? उत्तरदायित्व
ब्राह्मण का होता था। किसका होता था आपका? ब्राह्मण का। और वैसे भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण को नंबर प्रथम दिया गया है और इसका कार्य धार्मिक कार्यों का संपादन कराना तथा विद्या अध्ययन करना और कराना ही माना गया है। आ रहा है समझ? ओके। जहाँ तक देवताओं की बात है, मतलब पूजा किसकी की जाती थी, तो ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध देवता था, वो इंद्र देवता था। मतलब ऋग्वेद काल के जो लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र देवता की। और सबसे ज़्यादा क्यों करते थे? इसके पीछे जो हमें ऋग्वेद काल के या ऋग्वेद में जो श्लोक मिलते हैं उनकी संख्या 250 है। मतलब 250 श्लोक इस इंद्र से संबंधित हैं। तो अर्थात ये देवता सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद काल का माना गया है। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने वाला बताते हैं और इसे आक्रमणकारियों का नेतृत्व करता भी बताते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल इतना जानेंगे कि प्रमुख देवता ऋग्वेदिक काल में इंद्र था और इसकी लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते थे। और ये हमें आभास ऐसे पता चलता है कि इससे संबंधित हमें ऋग्वेद में 250 श्लोक मिलते हैं। इस वजह से यहाँ हम इंद्र देवता को इस रूप में जानेंगे कि ऋग्वेद काल के लोग सबसे ज़्यादा इंद्र देवता की पूजा करते हैं। और इसी से संबंधित एक प्रसिद्ध पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको इससे रिलीजियस कंडीशन या ऋग्वेद काल की धार्मिक दशा का उल्लेख मिल जाएगा। जैसा कि पी थीम एक हिस्टोरियंस है, उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है द आर्यन गॉड्स ऑफ द मितानी ट्रीटिस। ये जो पुस्तक कंपाइल की गई थी, बेसिकली ये एक जर्नल था और जर्नल को पब्लिश 1960 या 1960 ईस्वी में अमेरिका की एक संस्था जिसका नाम था जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, मतलब अमेरिका की एक सोसाइटी ने पब्लिश या प्रकाशित किया था। इसका अध्ययन करने से हमें ऋग्वेद काल की धार्मिक दशा का उल्लेख ठीक से पता चल जाता है। मतलब उल्लेख कैसा मिलता है वो हमें मालूम हो जाता है। दूसरा, इस समय यहाँ ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता था, उसे हम अग्नि के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? अग्नि। मतलब इंद्र के बाद जो दूसरे नंबर पे अग्नि थी, इसकी लोग अधिक पूजा करते थे। और इसका हमें ऐसे पता चलता है कि ऋग्वेद काल में इंद्र से संबंध अग्नि से संबंधित 200 श्लोक 200 श्लोक का उल्लेख मिलता है। मतलब इंद्र से संबंधित 250 और अग्नि से संबंधित 200 श्लोकों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसी से संबंधित हम एक और देवता का उल्लेख पाते हैं, उसका नाम है वरुण। इसे हम समुद्र का देवता, समुद्र का देवता कहते हैं। मतलब
लोग समुद्र की भी पूजा करते थे। वो शायद इसलिए करते होंगे कि ठीक से उनकी खेती को पानी उपलब्ध होता रहे। चौथा और अंतिम यहाँ ऋग्वेद काल में जो देवता हम देखते हैं उसका नाम है आपका मारुत, जिसे हम पवन या हवा के नाम से जानते हैं। मतलब स्पष्ट है कि मारुत की भी ऋग्वेद काल के लोग पूजा करते थे। ये थे ऋग्वेद काल में कौन कौन से प्रमुख देवता थे। इस धार्मिक दशा के अंतर्गत ही हम एक नया बिंदु बताने जा रहे हैं। वो ये है कि लोग यज्ञ या हवन बोलते हैं में बलि देते थे। क्या देते थे? बलि। बलि का मतलब यह हो गया किसी के सर या सिर काट कर उस यज्ञ में चढ़ा देना, उसे हम बलि बोलते थे। मतलब ऋग्वेद काल में भी बलि प्रथा का प्रचलन था, जैसा कि हमें समकालीन स्रोत बताते हैं। आ रहा है समझ में? ओके। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये लोहा की जगह लोग हैं, ठीक है, लोग यज्ञ में क्या है? बलि देते थे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब किसी की बलि दी जाती थी तब कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जाता था। अर्थात बलि देते समय कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता था। आ रहा है समझे? उस समय क्या था? बलि देते समय काट के किसी को चढ़ा दिया, लेकिन कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जाता था। ये हमें ऐसा उल्लेख यहाँ पर मिलता है। आ रहा है समझ? ओके। यहाँ इसी पॉइंट में उस समय दिखावा या वहाय आडंबरवाद नहीं था। मतलब उस समय का क्या था? दिखावा या वहाय आडंबरवाद बिल्कुल भी नहीं था। आ रहा है समझ में? और यहाँ उल्लेखनीय एक अंतिम तथ्य यह है कि जादू टोना जैसे हम भूत प्रेत के भूत आ गया, प्रेत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। आ रहा है समझे? ओके। मतलब उस समय की व्यवस्था के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जादू टोना के उसने जादू कर दिया, मैजिक या भूत आ गया, चुड़ैल आ गई, ऐसा उस समय कोई भी प्रचलन नहीं था। आ रहा समझ में? तो इससे संबंधित एक पुस्तक और है जिसे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आपके में आएगा। वो पुस्तक है आपकी R.S. शर्मा ने ही छोटी सी किताब लिखी है, वो है द आर्यंस प्रॉब्लम एंड हॉर्स। मतलब आर्यंस की समस्याएं क्या थीं, तो उसके बारे में भी संक्षिप्त हमें उल्लेख मिल जाता है।
और साथ ही साथ एक हिस्टोरियंस को और हम यहाँ हाईलाइट करना चाहेंगे इस व्यवस्था से संबंधित। उस हिस्टोरियन का नाम है, ब्रिटेन का इतिहासकार है, उसका नाम है जे लियोपोल्ड, जिसने एक किताब लिखी है ब्रिटिश एप्लीकेशंस ऑफ द आर्यंस, मतलब ब्रिटिश एप्लीकेशंस ऑफ द आर्यंस। ये आपकी थ्योरी ऑफ रेसेस टू इंडिया 1974 में एक किताब ये पब्लिश हुई थी। तो हम निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो आज आपने राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा और सामाजिक दशा को समझा और पढ़ा, और इन चारों दशाओं की कुछ बहुत ज़्यादा प्रमुख विशेषताएं थीं जिन्हें हमने यहाँ विस्तार से आप सबको समझाया है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारा विवरण होता है और पाठ्यक्रम या सिलेबस काफ़ी होता है, तो यहाँ सारी चीज़ों को एक साथ दिखा पाना या बता पाना हमारे लिए किसी भी रूप में संभव नहीं हो पाता है। साथ ही साथ हमने यहाँ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि जो भी हमने आपको यहाँ पढ़ाया है उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, साक्ष्य क्या हैं, या प्रमुख राइटर कौन है, प्रमुख इतिहासकार कौन हैं जिन्होंने इन चीज़ का या इन सभी का अध्ययन किया है। जिसमें हमने पुरातत्व संबंधी स्रोत के अंतर्गत आपको भगवानपुरा जो हरियाणा में स्थित है वहाँ से उत्खनन हुआ, वहाँ से प्राप्त हुआ महत्वपूर्ण सामग्री के अध्ययन से पता चला कि ये सभ्यता का समय कितना था और किस टाइप के लोग घरों में रहते थे और क्या बर्तनों का रूप था। साथ ही साथ प्रसिद्ध हिस्टोरियंस की किताबों का भी हमने उल्लेख किया, जिसमें थे आपके B.M. मैसन, M.M. देशपांडे, प्रोफेसर R.S. शर्मा, प्रोफेसर जोमला थापर और जे लियोपोल्ड भी एक हिस्टोरियंस थे। और इसके साथ साथ एक जो प्रसिद्ध इतिहास जो के अंतर्गत पुस्तक पढ़ी जाती है या जो भारतीय इतिहास का जिसमें विवरण मिलता है, वो D.D. कौशाम्बी ने एक पुस्तक लिखी है जो 1985 में पब्लिश हुई। उस किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब पुस्तक का नाम D.D. कौशाम्बी का ये है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये किताब जो पब्लिश हुई थी उसे पढ़ के ये पता चला कि उस समय ऋग्वैदिक काल में विभिन्न जो कंडीशन थी, जैसे धार्मिक दशा, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा और राजनीतिक दशा कैसी थी। ओके, और आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो उन्होंने एक किताब और लिखी है मिथ एंड रियलिटी, मतलब D.D. कौशाम्बी ने एक पुस्तक लिखी है कि परंपराएं और वास्तविकता। उसमें भी ऋग्वेद काल या ये कहें वैदिक काल के दूसरे पहलुओं का उल्लेख मिलता है। तो आज यहाँ पर आपने ऋग्वेद काल की सामाजिक दशा तो पहले पढ़ी थी और आज आपने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा और धार्मिक दशा को विस्तार से पढ़ा। तो आज केवल इतना ही। अगले दिन हम एक नया अध्याय लेकर उपस्थित होंगे और उस अध्याय का नाम होगा उत्तर वैदिक काल। धन्यवाद।